अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं सीसी 2025। जो 6 तारीख को स्क्रीनिंग हुई थी उसको हम सॉल्व भी करेंगे और उसके साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन को भी समझेंगे, ताकि फर्दर इनसे जो एमसीक्यूज हैं वो भी हम क्लियर कर पाए। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं या जो फर्दर स्क्रीनिंग होने जाएंगी, सिंध में हो या डिफरेंट प्रोविंसेस में हो, तो उसके लिए पास पेपर्स करना बहुत इंतहाई अहम होता है। तो इस दफ़ा जो आई थी वो थोड़ी सी लॉजिकल एंड टिपिकल स्क्रीनिंग थी। इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसको सॉल्व भी करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक हो गया। तो सबसे पहला ये टाइप डी है शायद, जो सोशल मीडिया पे चल रहा था। तो इसका फर्स्ट पोर्शन है इस्लामिक स्टडीज का यहाँ पे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इसरा इन अरबिक लैंग्वेज मीन्स। तो अरबिक लिटरेचर में इसरा का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपने अगर इस्लामियात को अच्छे से पढ़ा होगा, तो जो मेराज का वाकया है वो सूरा इसरा में मौजूद है। और उसके साथ साथ जो सूरा नजम है उनमें मौजूद होता है, सूरा इजराइल और सूरा नजम में। तो इसरा का क्या मतलब है, ऑप्शन में क्या है, ट्रेवलिंग है, ट्रेवलिंग ऑन कैमल है, नाइट जर्नी है, नन ऑफ दीज है। तो आपने याद रखना है इसरा का मतलब होता है द जर्नी बाय नाइट। ठीक है। जो है ना जर्नी बाय नाइट, तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है नाइट जर्नी। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे, क्योंकि वो वाकया यहाँ पे मौजूद है इस सूरा में, तो इसलिए इसका मतलब भी है नाइट जर्नी। तो ये आपने याद रखना है। बाकी ट्रेवलिंग ऑन कैमल या ट्रेवलिंग, ये जो है ना ऑप्शन सुटेबल नहीं है इसमें। उसके बाद द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस्लामियात का, कि व्हिच सूरा वाज रिवील्ड इन रिस्पॉन्ड टू द स्लेंडर अगेंस्ट हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बाय मुनाफिकी। ठीक है। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पे जो है ना एक कैरेक्टर ऑफ असैसिनेशन की गई थी। ये एक इंसिडेंट था जिसको लीड कर रहा था हाइपोक्राइट में से, मुनाफिकीन में से, अब्दुल्ला बिन उबे इब्ने सलूल। ठीक है, ये आपने नाम याद रखना है, अब्दुल्ला बिन उबे। बस सिंपल सा याद रखें तब भी क्लियर है, अब्दुल्ला बिन उबे। ये उसको लीड कर रहा था जिसने करेक्टर ऑफ असैसिनेशन की थी हजरत आयशा की। जो जो है ना, तो उसके रिस्पांस में अल्लाह ताला ने एक सूरा नाजिल की थी, एक वर्स नाजिल की थी। वो है कौन सी सूरा में, ऑप्शन क्या है, सूरा तौबा में है, सूरा नूर में, सूरा अज़ाब में, सूरा इब्राहिम में। तो आपने याद रखना है वो मौजूद है सूरा नूर में। सूरा नूर में जो वर्सेस हैं 1126 आई थिंक, उसमें जिन्होंने जो फॉल्स एलिगेशंस लगाई थी, उन अल्लाह ताला ने उसको कंडेम किया था। तो ये आपने याद रखना है। ये जो उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाई थी हजरत आयशा के खिलाफ, तो उसके लिए जो कुरान में सूरह नाज़िल हुई थी वो थी सूरह नूर। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, कि व्हिच कैंपेनियन वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट स्क्राइब ऑफ रेविलेशन, कातिबे वही पहले किसको कहा जाता है, कौन से सहाबी थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनको कातिबे वही कहा जाता है। ये तो वो ऑप्शन क्या है, जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला अबुल मूसा अशरी, उबे बिन काबा। ठीक है। तो आपने याद रखना है वो जो फर्स्ट स्क्राइब ऑफ रेविलेशन या कातिबे वही था वो था जैद बिन साबित। ये आपने याद रखना है, जैद बिन साबित जो थे उनको कातिबे वही कहा जाता है। उन्होंने क्या किया था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी हजरत अबू बकर ने उन पे यकीन करके उनको टास्क दिया था कंपाइलिंग ऑफ कुरान का। ठीक है। तो उन्होंने सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट की थी कुरान पाक की, जो है ना, फिर हजरत ओस्मान के दौर में भी। तो इनको कातिबे वही कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कि यहाँ पे फिर मोनोग्राम भी है, इसका दूसरा पोजीशन भी है, वहां पे भी देखते हैं। इन द होली कुरान इट इज मेंशन्ड व्हेन प्रॉफिट मूसा कमांडेड बनी इजराइल टू एंटर अर्ज मुकद्दस दे रिफ्यूज्ड आउट ऑफ फियर। जो है ना, यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे कंप्लीट होगा, आउट ऑफ फियर ऑफ which nation and its consequences Allah punished them with 40 years of wandering in the desert। तो मत यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कि वो होली कुरान में जो है ना, जो मेंशन है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को जो है ना कमांड दी थी कि वो होली लैंड में इंटर हो, बट उन्होंने इनकार किया था। किस कौम से उनको डर था, और उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको 40 साल की सजा दी थी, तो कि वो डिजर्ट वगैरह में जो है ना रख दिया था उनको। तो वो कौन सी कौम थी, तो आपने याद रखना है कौम जबरीन जो है उनको कहा जाता है। ठीक है। कौम आद या कौम आयका या कौम समूद ये नहीं, कौम जबरीन जो है इनको जो है ना उनसे इनको जो है ना क्या कहते हैं, फियर था इस कौम से, या खौफ था कौम जाबरीन से, ये आपने याद रखना।
उसके बाद यहाँ पे भी फिर नहीं है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से करते हैं कि इन विच सूरा ऑफ होली कुरान इट इज मेंशन्ड दैट द बनी इजराइल लेफ्ट इजिप्ट, एंड इन विच सूरा इट इज मेंशन्ड दैट दे री एंटर्ड द इजिप्ट। तो वो कौन सी सूरा थी जहाँ पे जो मेंशन्ड है कि बनी इजराइल ने लेफ्ट करना है इजिप्ट को, और फिर दोबारा वो कौन सी सूरत है जहाँ पे मेंशन किया गया कि वो फिर इजिप्ट जो मिस्र है उनको फिर उन वहां पे री एंटर्ड किया जाए, तो वो कौन सी सूरा है कुरान पाक में? या ऑप्शन दिए हैं, सूरा नाम है, सूरा बनी इजराइल है, सूरा कमर, सूरा मोमिनून, सूरा निसा, सूरा मायदा, और डी ऑप्शन है सूरा ताहा एंड सूरा यूसुफ। तो आपने याद रखना है कि कुरान ने जो है ना मेंशन किया था डिपार्चर ऑफ बनी इसराइल फ्रॉम इजिप्ट किसकी लीडरशिप में? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में। ठीक है, तो ये मेंशन था सूरा ताहा में, जहां से उनको लेफ्ट का कहा गया। और जो है ना वहां पे जो फ्रोन वगैरह का था, और उसके बाद फिर उनको री इंटर करवाया गया बनी इसराइल को इजिप्ट में, और ये मेंशन था सूरा यूसुफ में। ठीक है, यूसुफ में जिसमें प्रॉफिट याकूब और उसकी फैमिली को सेटल किया गया था वहां पे। तो ये एक वाक्य है जो किस सूरा में मौजूद है? सूरा ताहा एंड सूरा यूसुफ में। ये आपने याद रखना है। सही हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ये देखते हैं कि इन होली कुरान इट इज मेंशन दैट टू एंजल्स हु मेड द हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन हिज हाउस वर गोइंग टू। मतलब कुरान पाक में ये मेंशन है कि दो जो फरिश्ते थे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उन्होंने मुलाकात की जो है ना उनके हाउस में, और वो कहाँ जा रहे थे उस टाइम। तो ये भी इस्लामिक का थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। ये भी आपने याद रखना। ऑप्शन क्या है कि वो उन्होंने मीट किया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से, टीच मैजिक जादू टू द पीपल, डिस्ट्रॉय द कौम ऑफ लूत, गिव द न्यूज ऑफ बर्थ ऑफ बॉय हजरत जकरिया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जो है ना कि कुरान पाक में मेंशन्ड है कि जो एंजल्स थे वो उन्होंने हजरत इब्राहिम का घर में जो है ना पहुंचे थे और अपीयर्ड हुए थे एज ए ह्यूमन। तो वो उन्होंने वहां पे एक मैसेज दिया था कि वो जो है ना डिस्ट्रॉय करने वाले हैं किसको? हजरत लूत की कौम को। उससे पहले वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर अराइव हुए थे। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है, टू डिस्ट्रॉय द कौम ऑफ लूत, जो कौम थी जिन पे अल्लाह ताला का अजाब आया था, उससे पहले उनको पनिश करने से पहले वो जो है ना क्या कहते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर आए थे। ये आपने याद रखना। ये भी शायद ये कुरान पाक में ही वाक्य मौजूद है, सूरा हिजर या सूरा हूद वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल बिलीवर्स मेंशन्ड इन ओपनिंग वर्सेस ऑफ वुड सूरा। के जो बिलीवर्स हैं, मोमिनीन हैं, उनके जो सक्सेसफुल मोमिनीन हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स कौन सी सूरा की ओपनिंग में ही मौजूद है? यह आपने याद रखना है। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन है? सूरा हिजर में है, सूरा फुरकान में है, सूरा जमर में है, और नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो आपने याद रखना है यहाँ पे जो आंसर है वो है नन ऑफ दीज। क्यों नन ऑफ दीज है? तो ये मौजूद है सूरा मोमिनून में। ठीक है, सूरा मोमिनून में मौजूद है, जहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट में ही जो बिलीवर्स हैं उनकी जो है ना क्या कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स को मेंशन किया गया है, क्वालिटीज को मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा सूरा मोमिनून होगा। ठीक है, सूरा मोमिनीन होगा। ठीक होगा, ये आपने याद रखना। उसके बाद 8वें नंबर पे क्या क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द सिस्टर ऑफ हजरत उमर हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम एंड वाज बीटन बाय हिम। ठीक है, कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा की बहन का क्या नाम था जिसने इस्लाम कबूल किया था और उसको जो है ना उसने बीट किया था या मारा था। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पे आमना बिनतिल किताब, फातिमा बिनतिल किताब, लैला बिनतिल किताब, जहरा बिनतिल किताब। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फातिमा बिनतिल किताब। ठीक हो, ये सिस्टर थी हजरत उमर की जिन जिन जिनको बीट किया गया था। ठीक है, तो ये प्रोमिनेंट फिगर थी इस्लामिक हिस्ट्री में, फातिमा बिनतिल किताब। उसके बाद 9th नंबर पे क्वेश्चन है कि सूरा वो विच सूरा स्टार्ट विद हरूफुल मुकातात इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, हरूफुल मुकातात नंबर का अगर नंबर पूछा जाए 2024 में इसका नंबर पूछा गया तो ये 29 नंबर में मौजूद है कुरान पाक में। इसका मतलब होता है डिसजॉइंटेड लेटर्स। ठीक है, जो डिसजॉइंटेड लेटर जैसे काफ, हा, या, इन, स्वाद, इस तरीके से होते हैं कुरान पाक में। तो वो कौन सी सूरा है जो इनसे शुरू होती है और उसमें प्रॉफिट का नाम मेंशन है?
सूरा हामी में, सूरा हिजर है, सूरा मरियम है, सूरा अल शूरा है। ठीक हो गए। तो आपने याद रखना है वो थी सूरा मरियम। सूरा मरियम है जहाँ पे काफ हा या एन स्वाद मौजूद है, जो रेफर करता है हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को। ठीक है। हजरत मरियम जो थी वो खुद तो जो है ना प्रॉफिट नहीं थी, बट एक रिलीजियस लेडी थी या राइटियस वुमेन थी। बट वहाँ पे जो है ना उसका जो टेक्सचुअल कंटेक्स्ट है, वहाँ पे जो ये मौजूद है हरूफ मुकातात, जहाँ पे हजरत जकरिया जो प्रॉफिट थे, सन ऑफ प्रॉफिट यही, उनका जिक्र जरूर मौजूद है, तो सूरह मरियम होगा। ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाउ मेनी टाइम्स द आयत फबी अल्लाह रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान इन सूरह रहमान में आपने सुनी होगी इज रिपीटेड। तो ये सूरह रहमान में मौजूद है, फबी अल्लाह रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के जो है ना कि ये कितनी दफा रिपीटेड है वहां पे कुरान पाक में। तो ये भी आपने इसका नंबर याद जरूर रखना है, पेपर में ये आगे किसी भी वन पेपर में एसपीएससी में आ सकता है। तो ये रिपीट हुआ है 31 टाइम्स। कितने टाइम्स हुआ है? 31 सूरह रहमान में ये वर्ड रिपीट हुआ है, फबी अल्लाह रब्बिकुमा तो कज़्ज़िबा। ये आपने याद रखें कि कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि 11 नंबर क्वेश्चन है, वाइफ्स ऑफ विच प्रॉफिट विल गो टू जहन्नुम हेल एज पर होली कुरान। के किन प्रॉफिट्स की जो वाइफ्स हैं वो जहन्नुम में जाएंगी, कुरान पाक में मौजूद है। हजरत आदम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, हजरत यहया एंड हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की, हजरत यूसुफ एंड हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की, हजरत लूत एंड हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। तो ये अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता हो तो हजरत नूह से आपको ये बात जरूर याद होगी, क्योंकि जब उन्होंने अरक बनाई थी, बोट बनाई थी, तो उनके ही एक बेटे और उनकी वाइफ ने उनमें बैठने से इनकार किया था, मतलब हजरत नूह की उन्होंने बात नहीं मानी थी। तो अल्लाह ने वहीं पे ही जो है ना कहा था कि इनको मैं ना जहन्नम में दाखिल करूंगा। तो हजरत लूत और हजरत नूह की जो बीवियां थी, इनको अल्लाह ताला जहन्नम में दाखिल करेगा, और उन्होंने इनका जिक्र भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने अपने नबी की क्योंकि वो हुज्जत होता है, तो उनका उनकी बात मानने से इनकार किया था। तो हजरत लूत एंड हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ये आपने याद रखा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि इन विच सूरा अल्लाह आस्क्ड मुस्लिम फॉर द फर्स्ट टाइम टू टेक अप आर्म्स टू डू जिहाद। तो कौन सी सूरा है जिसमें अल्लाह ताला ने मुस्लिम से को जो है ऑर्डर किया था या कमांड दिया था जो जिहाद के लिए। तो ये आपने याद रखना है। कौन सी सूरा थी? सूरा अनाम थी, सूरा तौबा, सूरा रात, सूरा हज थी। तो आपने याद रखना है यहाँ पे जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा सूरा हज, अल हज में। सूरा हज में जो अल्लाह ताला ने मेंशन किया था कि जो है ना माइग्रेशन के बाद जब मदीना गए थे, तो कुरानिक वर्स में ग्रांट किया गया था, मुस्लिम को परमिशन दी गई थी कि वो फाइट करें फॉर द सेल्फ डिफेंस। ठीक है। मतलब जिसे जिहाद कहा जाता है, तो वो सूरा हज में मौजूद है जहां पे मुस्लिम्स को कहा गया था जिहाद के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये भी देखते हैं। कैन वो सूरा सर्टिफाइड दैट होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वेंट फॉर मिराज। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको, क्योंकि बताता हूँ कौन सी कंफ्यूजन है। सूरा बनी इसराइल, बनी इसराइल में, सूरा अंबिया में, सूरा नजम में, ननाफिस। अगर यहाँ पे बोथ का ऑप्शन होता ना, तो बनी इसराइल और नजम दोनों होता, क्योंकि वहाँ इस दोनों सूरा में मेराज का वाकया मौजूद है। ठीक है। आप मैंने हमने एमसीक्यूज भी किया हुआ है इस्लामियात में कि मेराज का वाकया कौन सी सूरा में मौजूद है, सूरा बनी इसराइल और सूरा नजम, बट यहाँ पे दोनों दे दिए। बट यहाँ पे इसने क्या कहा है कि सर्टिफाइड कौन है। तो यहाँ पे जो सूरा इसराइल है, यहाँ पे हॉरिजेंटल जर्नी बताई गई है, मतलब मक्का से जो अल-अक्सा मॉस्क तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाना था, ये बनी इसराइल में मौजूद है। बट जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेरूशलम से लेके सातवें आसमान तक पहुंचे थे डिवाइन प्रेजेंस में, तो वो वाकया सूरा नजम में मौजूद है। ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो है ना मेराज का जो मेराज पे गए थे वो सर्टिफाइड सूरा थी, सूरा नजम थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये वहां पे सूरा नजम में कंप्लीट वाकया मेराज का लिखा हुआ है, तो जो सूरा नजम होगा इस आंसर के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट कैलिफ टू एस्टेब्लिश अ नेवल फोर्स इन इस्लामिक एम्पायर। तो वो कौन से खलीफा थे जिन्होंने नेवल फोर्स का जो है ना एस्टेब्लिश की थी इस्लामिक एम्पायर में? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर इब्ने खिताब, और हजरत उस्मान इब्ने अफान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली इब्ने अबी तालिब। तो आपने याद रखना है वो कौन से साहबी थे। उन साहबी का नाम था हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु,
जिन्होंने फर्स्ट इस्लामिक स्टेट में जो है ना क्या कहता नेवी नेवल फोर्स का जो है ना नेवल फोर्स को एस्टेब्लिश किया था। ये आपने याद रखना हजरत ओस्मान। ठीक है, ये आपने याद रखना है। वैसे भी ये शायद 28 हिजरी का वाक्य है। ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच उमैयाद कैलिफ इज क्रेडिटेड विद मेकिंग अरबिक ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौन से बनु उमैया के कैलिफ थे, खलीफे थे, जिनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में अरबिक को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा था। माविया बिन अबी सुफियान, यजीद, उमर इब्ने अब्दुल अजीज, अब्दुल मालिक इब्ने मरवान। तो ये आपने याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा? अब्दुल मालिक इब्ने मरवान जो थे, इन्होंने इन्होंने रूल किया था वैसे 685 से 705 CE तक। ठीक हो गया। तो इन्होंने क्या किया था, अपनी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में अरबिक लैंग्वेज को जो है ना क्या कहते हैं ऑफिशियल करार दिया था, अब्दुल मालिक इब्ने मरवान ने। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद 16 क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ यरमुक फॉट फॉट अगेंस्ट। ठीक है, किसके अगेंस्ट लड़ी गई थी बैटल ऑफ यरमुक? ये कौन से थे? बेजेंटाइन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, मंगोल एम्पायर। तो ये जो बैटल ऑफ यरमुक है, ये आपने याद रखना है 13 हिजरी में लड़ी गई थी। ठीक है, 13 हिजरी में। और जो है ना ये लड़ी गई थी अगेंस्ट बेजेंटाइन एम्पायर या ईस्टर्न रोमन एम्पायर के खिलाफ। बेजेंटाइन एम्पायर यहाँ पे बेस्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। ठीक है। तो हेराक्यूलस जो था वो रूल कर रहा था इजिप्ट या नॉर्दर्न अफ्रीका के इलाकों में। वहां पे कहा जाता है वहां की बेजेंटाइन एम्पायर। तो बैटल ऑफ यरमुक इनके खिलाफ लड़ी गई थी 13 हिजरी में। ठीक है, लीडरशिप भी आपने सुनी खालिद बिन वलीद की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, द अब्बासीद कैलिफेट शिफ्टेड इट्स कैपिटल फ्रॉम कूफा टू बगदाद इन विच ईयर। जो अब्बासीद का टाइम पीरियड था, उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था कूफा से बगदाद में। कौन सी हिजरी में? 145 हिजरी, 150 हिजरी, 154, 158। तो आपने याद रखना है ये हुआ था कब? 145 हिजरी में। ठीक है, वेन अब्बासीद बनु उमैया के बाद अब्बासीद ने ओवरथ्रो किया था उमैया डायनेस्टी को 132 में। उसके बाद इन्होंने जो है ना कूफा से बगदाद में जो है ना कैपिटल को शिफ्ट किया था। तो जो कब किया था? 145 में किया था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन क्या है 18 नंबर पे, वो भी देखते हैं कि हु वाज द मुस्लिम कमांडर दैट डिफीटेड इन विजोगेटिक किंग रोडेरिक एट द बैटल ऑफ गोडिलेट इन 711 सी। बैटल ऑफ गोडलेट 711। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया तो एक दफा एक चीज तो मैंने आपको पढ़ाई भी है, बताई भी है कि 711 जो था, इसमें जो है ना तारिक बिन जियाद ने यूरोप को फतेह किया था। ठीक है, 711 में। ये चीज हमने जरूर पढ़ी है। यहाँ पे क्ल्यू भी है 711। तो यहाँ पे क्लियर है, ऑप्शन क्या है? मूसा बिन नसीर, तारिक बिन जियाद, अब्दुल रहमान अल मंसूर। तो आपने याद रखना है ये तारिक बिन जियाद थे, जिन्होंने बैटल ऑफ गुडालेट जिसे कहा जाता है 711 में स्पेन के मकाम पे मिलिट्री इंगेजमेंट की थी, जो है ना यूरोप में इन इस्लामिक हिस्ट्री। ठीक है। तो फर्स्ट मुस्लिम रूल हुआ था आइबेरियन पेनिनसुला में, स्पेन वाली साइड। तो तारिक बिन जियाद थे यहाँ। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि विच फातमीड कैलिफ फाउंडेड अल अजहर मास्क एंड यूनिवर्सिटी इन कायरो। अभी यहाँ से एक एमसीक्यूज भी आता है कि अल अजहर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। जीके में भी आता है। तो कायरो इजिप्ट में ये मौजूद है। तो ये किसने बनवाई थी, ये भी आपने याद रखना है। अल मोइजुद्दीन अल्लाह, अल मुस्तनसीर बिल्ला, अल हाकिम अल अमरल्ला, अल मेहदी। तो आपने याद रखना है अल मोइजुद्दीन इल्लाह जो थे, इन्होंने ये फातमिद कैलिफ थे, इन्होंने अल अजहर यूनिवर्सिटीज बनाई थी। ये जो हिजरी थी उस टाइम थी 358 में। 358 हिजरी में इन्होंने जो है ना वहाँ पे मस्जिद और जो है ना यूनिवर्सिटी बनाई थी कायरो में, अल अजहर मास्क या यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है। ठीक है, अल मोइजुद्दीन इल्लाह। ठीक है, ये आपने याद रखना है ना। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? द साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग एथनिसिटी ऑफ हदीस नरेटर्स इज कॉल्ड।
तो वो कौन सी साइन होती है जहाँ पे हदीस को जो उसको अथेंटिफिकेशन होती है वो की जाती है नरेटर्स की। इल्मुल फिका उसे कहा जाता है, इल्मुल कलाम उसे कहा जाता है, इल्मुल रिजाल उसे कहा जाता है, इल्मुल तफसीर उसे कहा जाता है। तो आपने याद रखना है इल्मुल रिजाल जो होता है वो इवेल्युएशन का होता है, जहाँ पे हदीस की अथेंटिफिकेशन को देखा जाता है या हदीस के नरेटर्स की अथेंटिफिकेशन को देखा जाता है, उसको इल्मुल रिजाल कहा जाता है। ठीक है, यह आपने याद रखना है, सी ऑप्शन उसे कहा जाता है। ठीक है। इल्मुल फिका क्या होता है? इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में साइंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्रैक्टिकल इस्लामिक लॉज देखे जाते हैं, रीलिंग की जाती है, लीगल कोडिंग की जाती है। इल्मुल कलाम क्या होता है? थियोलॉजी होती है ये, इस्लामिक डॉक्ट्रिन वगैरह। और इल्मुल तफसीर, तो ये तफसीर से रिलेटेड होती है, एक्सप्लेन किया जाता है, कंटेक्सचुलाइज किया जाता है वर्सेस ऑफ होली कुरान। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। उसके बाद 21 क्वेश्चन क्या है कि व्हिच कैंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट वाज नोन एज द ट्रांसलेटर ऑफ होली कुरान, तर्जुमान कुरान जिन्हें कहा जाता है। तो क्या ऑप्शन में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, अबू हुरैरा, जैद बिन साबित। तो ये कौन से सहाबी थे जिनको ट्रांसलेटर ऑफ होली कुरान या तर्जुमान कुरान कहा जाता है? तो वो थे अब्दुल्ला बिन अब्बास। ठीक है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो थे, जो है ना, इनको ट्रांसलेटर या तर्जुमानुल कुरान का टाइटल दिया गया है। ये स्कॉलर थे मुस्लिम कम्युनिटी में, इनका ये टाइटल था। ठीक है, तफसीर का। उसके बाद 22 क्वेश्चन क्या है कि इमाम शाफी क्रेडिट विद सिस्टमाइटाइजिंग विद साइंस, कौन सी साइंस के साथ ये सिस्टमाइट करते हैं? उसूल फिक्र में, इल्मुल तफसीर में, इल्मुल हदीस में, इल्मुल कलाम में। तो इमाम शाफी जो थे, आपने याद रखना है, ये जो है ना, क्या थे? ये उसूल फिक्र जो होती है इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में, उसमें जो है ना ये उनको क्रेडिट जाता है उसूल फिक्र का, प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस। उसूल फिक्र के जो है ना, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है कुरान पाक को, सेकंड सूरा हदीस की अथेंटिफिकेशन को देखा जाता है, फिर इजमा किया जाता है, क्यास होता है। ये क्या किस में आते हैं? उसूल फिक्र में आते हैं। तो ये क्रेडिट इमाम शाफी को जाता है उसूल फिक्र का। ठीक हो गया। उसके बाद 23rd क्वेश्चन कहता था साइंस ऑफ नासिक व मनसूख डील विद सर्कमस्टेंस ऑफ रेविलेशन, रूल्स ऑफ तजवीद, क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस, नरेटर, एब्रोगेटेड एंड एब्रोगेटिंग वर्सेस। तो नासिक व मनसूख किसे कहा जाता है? वो नासिक व मनसूख कहा जाता है एब्रोगेटिंग एंड एब्रोगेटेड वर्सेस को। ठीक है, ये ब्रांच ऑफ कुरानिक साइंस है, उलूमुल कुरान। ठीक है, जो डील करती है लेजिस्लेशन ऑफ कमांड, जो अल्लाह ने मॉडिफाई किया, रिप्लेस किया, कैंसिल किया वर्सेस को। इस चीजें की जो एब्रोगेशन होती है इसको नासिक व मनसूख कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद 25 क्वेश्चन क्या है, सॉरी 24, के हदीस यहाँ पे दी गई है द एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशंस इज फाउंडेड इन द बिगिनिंग ऑफ व्हिच कलेक्शन। कौन सी हदीस में ये जो है ना मौजूद है एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशन? सही मुस्लिम में, सही बुखारी, सुनान इब्न दाऊद, अल मुवात्ता में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, फेमस हदीस है, जो मौजूद है कहाँ पे? सही बुखारी में। ठीक है, जहाँ पे शायद ये नरेट भी किए हजरत उमर इब्ने किताब ने। फर्स्ट हदीस है जहाँ पे के एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशंस। ठीक है, तो ये सही बुखारी में मौजूद है। 25 क्वेश्चन क्या कहते थे हदीस कलेक्शन मुसन्निद अहमद इज यूनिक बिकॉज, मुसन्निद अहमद की जो हदीस हैं वो यूनिक हैं, क्यों, किस वजह से? इट अरेंज हदीस बाय द टॉपिक, इट इंक्लूड्स ओनली सही हदीस, इट अरेंज हदीस बाय द नरेटर कैंपेनियन, इट एक्सक्लूड वीक नरेटिव्स। तो मुसन्निद अहमद की जो हदीस हैं वो क्यों यूनिक होती है? इसलिए कि उन्होंने हदीस को अरेंज किया है बाय नरेटर्स, नरेटर्स के नाम भी दिए हुए हैं कि ये कहाँ से ली गई है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। किसने, किस साहबी ने इसको स्पेसिफाई जो है ना नरेट किया हुआ है, उसका नाम भी मौजूद है। तो इसलिए ये दूसरे बुक से, हदीस के बुक से ये यूनिक होती है, मुसन्निद अहमद की हदीस है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि भुज सूरा कंटेन वर्सेस नोन एज आयतुल ततहीर वर्सेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, कौन सी सूरा में आता है? ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको भी आ रहा होगा। सूरा निसा, सूरा अज़ाब, सूरा माइदा, सूरा तौबा। तो सूरा अज़ाब में आयत ततहीर आई थी, जो अहलल बैत रसूल के घर वाले थे, उनके जो है ना, उनके बारे में आई थी कि उनको हमने जो है ना इम्प्योरिटी से पाक करके रखा हुआ है। ये आपने आयत सुनी होगी।
तो ये कहाँ पे मौजूद, इसको कहा जाता है आयतुल ततहीर। तो ये सूरह आज़ाब में मौजूद है, जो रसूल के अहल बैत से उनके लिए ये कुरान में सूरह आई थी। 27 क्वेश्चन क्या है, द टर्म मुतवातिर हदीस रिफर्स टू। मुतवातिर हदीस जो टर्मिनोलॉजी है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? हदीस नरेटेड बाय सिंगल चेन, हदीस नरेटेड बाय मल्टीपल चेन्स विद सर्टेनिटी, हदीस नरेटेड बाय वीक नरेटर, हदीस नरेटेड ओनली इन वन बुक। तो मुतवातिर हदीस कहा जाता है जो है ना वो हदीस जो नरेट करे मल्टीपल चेन्स विद सर्टेनिटी, मतलब बहुत उसकी चेन जो है डिफरेंट मिले, बट वो ऑथेंटिक हदीस हो, इसको कहा जाता है मुतवातिर हदीस। ठीक है, उसके मतलब मैसिव नंबर ऑफ जो है ना नरेटर्स हों, और उसकी ये जो यकीन वाली बात है, सर्टेनिटी की बात है, वो भी ज्यादातर मौजूद हो, वेरीफाइड हदीस हो। तो इसको कहा जाता है मुतवातिर हदीस, मल्टीपल चेन्स विद सर्टेनिटी। ठीक है, ये आपने याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, द साइंस ऑफ जर व तादिल डील्स विद। जर व तादिल की साइंस किस चीज को जो है ना डील करती है? एवेल्युएटिंग कुरानिक रिसाइटेशन स्टाइल, असेसिंग रिलायबिलिटी ऑफ हदीस नरेटर, क्लासिफाइंग मक्की एंड मदनी सूरा, डिटरमाइनिंग एब्रोगेटेड वर्सेस। तो इल्मुल जर्रा व तादिल जो है ना लिटरली ट्रांसलेटेड राइटिंग ऑफ साइंस को कहा जाता है कुरान पाक में। तो ये किस चीज को जो है ना मैं मेंशन करती है या असिस्ट करती है हदीस के नरेटर्स की रिलायबिलिटी को? असे असेसिंग रिलायबिलिटी ऑफ हदीस नरेटर्स को बताती है ये साइंस। तो ये भी इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में यूज की जाती है, तो आपने याद रखना है। 29 क्वेश्चन क्या है, द हदीस ट्रम हसन रिफर्स टू। द हसन ट्रम यूज किया जाता है हदीस में, ये हदीस से रिलेटेड दूसरी टर्मिनोलॉजी थी जो यूज की गई थी। तो वो किससे? नरेशन विद स्ट्रांग एथनिसिटी, जो है ना नरेशन विद सिंगल स्लाइटली वीकर चेन बट एक्सेप्टेबल, नरेशन विद मल्टीपल चेन्स ऑफ सर्टेनिटी, नरेशन कंसिडर्ड फैब्रिकेटेड। तो जो हसन वर्ड यूज किया जाता है हसन हदीस में, तो वो यूज किया जाता है नरेशन विथ स्लाइटली वीकर चेन बट एक्सेप्टेबल, जिसका जो चेन है वो थोड़ी सी वीक होती है, बट वो एक्सेप्टेबल होती है हदीस। तो उसको टर्मिनोलॉजी दी है हसन के नाम से, या हसन के नाम से हदीस में टर्मिनोलॉजी दी जाती है। ये आपने याद रखना है। 30 क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोनोग्राम लगा हुआ है, यहाँ पे क्लियर होगा। 30 क्वेश्चन। अच्छा, वाह वाह, हु वाज द कैंपेनियन नोन एज अमीनुल उम्मा, द ट्रस्ट वर्दी ऑफ उम्मा? ये तो क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अमीनुल उम्मा किसका टाइटल है? हजरत अबू उबैदुल्लाह बिन जर्राह का। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी आया था। Which companion was martyred in the Battle of Ohd while carrying the flag of Islam? जो बैटल ऑफ ओद में शहीद हुए थे, बट उन वाइल कैरिंग द फ्लैग ऑफ इस्लाम, के फ्लैग इस्लाम का फ्लैग जो था वो उनके हाथ में था, वो थे मुसब बिन उमेर। ठीक है, रजी अल्लाह ताला। तो यहाँ तक आई थिंक सो इस्लामियात के क्वेश्चंस थे 30। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं हम, वो देखते हैं। अच्छा, ये कुछ जो है ना कैलकुलेशन वाले हैं, इसलिए ये स्किप कर रहे हैं हम। क्वेश्चन 3 4, 2 3 और भी होंगे जो डिटेल डिस्कशन वाले हैं, क्योंकि वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते एमसीक्यूज के फॉर्म। तो हम 34 से चलते हैं, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन से, कि ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स फेड क्विकली, देयरफॉर। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है लॉजिकली कि ऑल रोजेस जो हैं वो फ्लावर्स हैं, और उनमें से सम फ्लावर्स जो हैं वो फेड हो जाते हैं क्विकली। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ऑल रोजेस फेड क्विकली। ठीक है, सारे रोजेस जो हैं वो फेड हो जाते हैं क्विकली। सम रोजेस फेड क्विकली, सम फ्लावर्स आर रोजेस, ऑल फ्लावर्स आर रोजेस। तो यहाँ पे ये इंटेलिजेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसका आंसर क्या होगा कि सम फ्लावर्स आर रोजेस। तो ये एक साइलोजिज्म या लॉजिकल आर्गुमेंट होता है, जिसमें कंक्लूजन ड्रा करनी होती है गिवन टू प्रेमाइसिस में। नंबर वन स्टेटमेंट क्या है कि ऑल रोजेस आर फ्लावर। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है? ऑल रोजेस आर फ्लावर। दिस मीन क्या है कि इंटायर कैटेगरी ऑफ रोजेस वो एक सर्किल ऑफ फ्लावर में आ रहे हैं। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो उसने दी हुई है, वो दिया है कि सम फ्लावर्स फेड क्विकली। तो अभी इसका आंसर क्या बनेगा कि सम जो फ्लावर्स हैं वो रोजेस हैं। ठीक है, क्या है कि सम जो फ्लावर्स हैं वो रोजेस हैं, ये आपने याद रखना है। ये इसका बेस्ट आंसर बनेगा, जो है ना जो
क्या होता है जो लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में फिट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट भी यहाँ पे मोनोग्राम में, तो यहाँ से करते हैं 35 लॉजिकल प्रॉब्लमिंग। ऑल इंजीनियर्स आर इंटेलिजेंट, सम इंटेलिजेंट पीपल आर नॉट डॉक्टर्स। कंक्लूजन ड्रा करें, यहाँ पे भी कंक्लूजन दी हुई है, यह भी लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि ऑल इंजीनियर्स जो है वो इंटेलिजेंट हैं बट सम इंटेलिजेंट पीपल्स आर नॉट डॉक्टर्स। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट में सम इंजीनियर्स आर नॉट डॉक्टर्स, सेकंड में दिया है कि ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट। यहाँ पे भी आपने कंक्लूजन ड्रा करनी है, क्या है कि या तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी, या तो ये दूसरी जो स्टेटमेंट इसने दी है ये ओनली टू फॉलोस, या दोनों करेक्ट होगी, या कोई भी ठीक नहीं है। ठीक है। तो क्या है कि ऑल इंजीनियर्स आर इंटेलिजेंट, ये कह रहा है कि ग्रुप ऑफ इंजीनियर जो है इनसाइड लार्ज ग्रुप में वो इंटेलिजेंट पीपल है। सेकंड में कह रहा है कि सम इंटेलिजेंट पीपल आर नॉट डॉक्टर्स, ये शेयर करा है कि जो सेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट पीपल है सर्कल में वो ओवरलैप नहीं करता डॉक्टर के साथ। तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि नॉन डॉक्टर सेक्शन में इंक्लूड इंजीनियर्स लीव कर चुके हैं या कंप्लीटली अलोन इंजीनियर्स हैं, क्या है ये हमें पता नहीं चल रहा है। इसलिए हम कोई भी स्टेटमेंट यहाँ से फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए नीदर फॉलोज का आंसर करेक्ट होगा। कोई भी हम जो है ना एक स्टेटमेंट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि क्लियर स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है। अगर आप इमेजिन करें कि 100 इंटेलिजेंट पीपल हैं जिसमें से 10 जो हैं वो इंजीनियर्स हैं, ठीक है, तो 10 क्या होंगे, वो डॉक्टर्स होंगे। 40 डॉक्टर्स इंजीनियर्स नहीं होंगे, तो 50 कौन हो सकते हैं, आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, वो इंजीनियर्स नहीं है, और 9 डॉक्टर्स हैं। तो ये एक सिनेरियो बन रहा है जिसमें 100% श्योरिटी नहीं है कि जो है ना कंक्लूजन ड्रा करने के लिए। तो इसका बेस्ट आंसर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है नीदर फॉलोस। ठीक है। उसके बाद 36 क्वेश्चन क्या है, ये क्लियर होगा यहाँ पे। हाँ, 36 में लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी एक इंटेलिजेंट बेस्ड लॉजिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन है। इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, एंड सी इज द मदर ऑफ डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। जब भी इस टाइप का, इनको कहा जाता है ब्लड रिलेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इनमें आपने सिंपली क्या करना है, एक ड्रा कर देनी है चीजें जो जो स्टेटमेंट में दे रहा है, या आपने अपनी फैमिली को लेट करना है। ठीक है। फैमिली को लेट करेंगे तो उससे आपका क्वेश्चन जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मतलब ए जो है वो बी का है ब्रदर, बी जो है वो सी की है सिस्टर, सी जो है वो मदर है डी की। ठीक है। तो ए और डी का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, तो सिंपल सा रिलेशनशिप है। अगर आप इसको अपनी फैमिली पे रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसको कहा जाएगा अंकल। अंकल या मैटरनल अंकल, मामू जिसे कहा जाता है। तो ये उसके साथ जाके ए और डी का ये रिलेशन बनेगा जाके। ठीक है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए, ट्रिक आपको मैंने बता दी है, आपने अपनी फैमिली को लेट करनी है कि भाई जो है ना ए जो है वो ब्रादर है बी का, मतलब मेरा अबू जो है वो इसका भाई ये है, फिर उसका भाई की जो सिस्टर है वो सी है। इस तरीके से आप करते जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि और आपका और उसका रिलेशनशिप क्या है, आपके अबू का और जो डी बचा था उसका रिलेशनशिप क्या होगा। ठीक है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मिसिंग नंबर। क्या मिसिंग नंबर है, सीरीज दी हुई है 2 6 12 20 30। आपने सबसे पहले ये देखना है कि 2 से 6 बना कैसे। ठीक है। 2 से 6 कैसे बना, 6 से 12 कैसे बना, 12 से 20 कैसे बना, 20 से 30 कैसे बना। जब ये समझ आएंगे तो आगे आप इसको कंप्लीटली फिल कर पाएंगे। आप थोड़ा सा गौर करें, 2 से 6 कैसे बनेगा, जब आप इसमें 4 प्लस करेंगे, 2 में 4 प्लस करेंगे तो 6 बनेगा। 6 से 12 कैसे बनेगा, इसमें जब आप 6 प्लस करेंगे तो 12 बनेगा, 6 में 6 प्लस करेंगे तो 12 बनेगा। 12 से 20 कैसे बनेगा, जब आप उसमें 8 प्लस करेंगे। ठीक हो गया। और 20 से 30 कैसे बनेगा, उसमें जब आप 10 जो है ना प्लस करेंगे। तो आप यहाँ पे देखें सीरीज कैसे चल रही है, 2 4 की, पहले तो 2 उसने खुद दिया हुआ था, फिर 4, फिर जो है ना 6, फिर 8, फिर 10, दो दो प्लस की स्टेटमेंट सीरीज चल रही है। अभी आप प्लस करेंगे 12। ठीक है। क्योंकि 10 2 और 4 का डिफरेंस क्या है, 2 है। 6 और 8 का डिफरेंस क्या है, 2 है। 8 और 10 का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो 10 और 12 का डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा। तो ये सीरीज चल रही है, 10 के बाद जो नंबर है उसमें आप 12 अगर ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 30 में। अगर हम 12 ऐड करते हैं, 30 और 12 होंगे 42, तो करेक्ट आंसर होगा 42। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इस तरीके से नंबर सीरीज को सोल्व किया जाता है। फिर हम देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन।
बट 38 भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी हम स्किप करते हैं क्योंकि यहाँ पे पेज नहीं है हमारे पास जिसपे यहाँ पे इसको कलेक्ट कैलकुलेशन इसकी की जाए। ये भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 39 पे आते हैं। ये भी इंटेलिजेंट बेस्ड है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। सर्टेन कोड केट किस तरीके से लिखा जाता है 3120, और डॉग जो है वो लिखा जाता है 4157 पे। व्हाट विल बी बेट इक्वल टू। ठीक है, इसने आपको केट का भी कोड दिया है, डॉग का भी कोड दिया और पूछा है कि बेट का कोड क्या होगा। इस एबीसी वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले आपने क्या करना है, एक रफ पेज पे एबीसी बना देनी है। ए से लेके जी तक आपने एबीसी लिख देनी है, और आपने देखना है कि केट से 312 कैसे उसने बनाया है। सिंपली थ्री से वो केट से 312 इसने कैसे बनाया है, ये आपने देखना है। कि मतलब एबीसी जैसे आप लिखेंगे, आपको सिंपल सा मैं बता देता हूं ए बी सी तक। ए बी सी, ठीक है। आप देखें सी किस नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है एबीसी में 3। तो इसने सी की जगह लिखा है 3। ए किस पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है, तो इसने 3 फिर लिखा है 1। ठीक है, 3 1 लिखा है। और टी जो है एबीसी में टी आता है 20 नंबर पे, तो इसने केट का कोड दिया है 3120। तो डॉग का आप अगर देखेंगे, डॉग आता है 4 नंबर पे, डी आता है 4 पे, तो 4 दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है ना ओ ओ दिया है। ओ किस पे आता है, ओ आता है 15 नंबर पे, और जी जो है वो 7 नंबर पे आता है। तो ये इसने एबीसी में नंबरिंग दी हुई है। तो बेड का क्या होगा, बी क्या है, बी आपका आता है दूसरे नंबर पे, दो दो आएंगे। फिर दिया है ए, तो फिर हमारा ए फर्स्ट पे आता है, 1 आएगा। फिर दिया है टी, टी हम पढ़ चुके हैं किस पे आता है, 20 पे आता है, 20 देखेंगे। तो 21 20 इसका जो है ना आंसर करेक्ट होगा। और ऑप्शन में आप देखें 21 20 मौजूद है। ठीक है, ये आपने याद रखना, इस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है इंटेलिजेंट बेस्ड क्वेश्चंस को। उसके बाद क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा करते हैं। ये भी थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड लेंदी क्वेश्चन है, ये भी लेंदी है, इसको हम टच नहीं करते हैं। जो सिंपल से क्वेश्चन से जो डिस्कस कर सकते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारे पास, थोड़ा एक कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। 48 पे आ जाते हैं। विच फाइल सिस्टम इज डिफॉल्ट इन मॉडर्न विडोज विंडोज वर्जन में जो फाइल सिस्टम है वो डिफॉल्ट होता है FAT32 NF NTFS एक्स फाट X84 जो है ना वो। तो कौन सा होता है यहाँ पे जो डिफॉल्ट होता है मॉडर्न कंप्यूटर में, उसे कहा जाता है NTFS। इसका मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जो है वो डिफॉल्ट फाइल सिस्टम होता है हार्ड ड्राइव पार्टीशन के दौरान, ताकि ऑपरेट कर सकें सिस्टम को वर्चुअली। ठीक हो गया। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस कराया था शायद 1993 की बात है, तो उसमें जो है ना ये सिस्टम डिफॉल्ट रहता है मॉडर्न का, वो वर्जन्स जो होते हैं विंडोज के, NTFS। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि विच कमांड इन विंडोज ओपन द रनिंग डायलॉग बॉक्स। कौन सी रनिंग डायलॉग बॉक्स पे जो है ना कमांड हमें लेके जाती है। तो वो भी ऑप्शंस देखते हैं, क्या है कि Ctrl+R, Alt+R, Win+R, Shift+R। तो आपने याद रखना है, जो विंडोज का लोगो होता है ना, उसको और +R को आप दबाएंगे तो वो आपको डायलॉग बॉक्स पे या जो है ना रन करेगा, विंडो पे रन करेगा, रन डायलॉग बॉक्स के होगा, या लेफ्ट कार्नर ऑफ योर स्क्रीन ओपन हो जाती है कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये भी कुछ क्या कहते हैं यूज किए जाते हैं कंप्यूटर में, उनसे क्वेश्चन। Which bus provides the fastest communication between CPU and RAM? RAM और CPU के दरमियान कौन सी बस फास्टेस्ट कम्युनिकेशन लाती है। तो आपने याद रखना है वो कौन सी, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, PCI, USB, फ्रंट साइड बस, साटा। ठीक है, तो जो फ्रंट साइड बस होती है, क्या ये वायर्स होती हैं, सर्किट होती हैं। ठीक है, ये बस चलने वाली बस नहीं है, ये वायर्स हैं जो ट्रांसमिट करती हैं डेटा फ्रॉम डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो जो फ्रंट साइड बस होता है वो क्रिटिकल या इंटरनल हाई स्पीड पाथवे होता है, जो डायरेक्ट कनेक्ट करता है CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, जिसको मदरबोर्ड कहा जाता है, टू द जो है ना रैंडम एक्सेस मेमोरी तक। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो वो क्या है कि फ्रंट साइड बस होती है। इन विंडोज विच शॉर्टकट ओपन द टास्क मैनेजर डायरेक्टली। कौन सा जो है ना टास्क को ओपन करता है डायरेक्टली। तो वो क्या है, Ctrl+Alt+Delete, Ctrl+Shift+ESC, Alt+F4, Win+R।
ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये हाईलाइट भी किया हुआ है। कटरल प्लस शिफ्ट प्लस ESC जो होता है, ये डायरेक्ट सुपीरियर शॉर्टकट होती है, जो डायरेक्ट हार्डवेयर लेवल की कमांड देती है, टास्क मैनेजर तक लेके जाती है या एक्टिव करती है विंडो। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे भी मोनोग्राम एक लास्ट तक, तो यहाँ से ही करते कुछ। यहाँ तक कुछ ये कंप्यूटर और मैथमेटिक्स के थे। क्वेश्चन 52 पे क्वेश्चन क्या है कि आर्टिकल 42 ऑफ द 1937 कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डील विद। जो 42 आर्टिकल है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसके बारे में डील करता है? ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ चीफ मिनिस्टर, ओथ ऑफ सेनेटर। यहाँ पे पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन है। जो 42 आर्टिकल है, आपने याद रखना है, वो होता है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट के दरमियान। मतलब जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है, वो जब ओथ लेता है बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो ये किस आर्टिकल में मौजूद है? 42 में मौजूद है, ये आपने याद रखना है। अगर प्राइम मिनिस्टर का पूछा जाए, ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन में मौजूद है, इनके भी आर्टिकल्स देख लेते हैं। 91(5), ठीक है, 91(5) जो है ना, ये प्राइम मिनिस्टर के ओथ को डिफाइन करता है। उसके बाद ओथ ऑफ चीफ मिनिस्टर, ये आर्टिकल 135 में, ये आपको दूसरे एग्जाम्स में काम दे सके, 135 में। और ओथ ऑफ सेनेटर होता है आर्टिकल 65 में मौजूद है। ठीक है, तो ये 1973 के डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जहां से क्वेश्चन भी आए थे, ये आपने याद रखने। उसके बाद क्वेश्चन 53, क्वेश्चन कौन सा है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो आईन है 1973 का, उसमें इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? तो ये आपने याद रखना है, आर्टिकल 218 में। ठीक है, 218वां जो आर्टिकल है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ्रेमवर्क किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, फिर उसके 4 मेंबर्स होंगे डिफरेंट प्रोविंसेस से। तो ये आर्टिकल उसको डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये आपने ही याद रखना है। और जो आर्टिकल 228 है, 228 है, ये आपने याद रखना है। काउंसिल ऑफ कॉमन आइडियोलॉजी जो है, या काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, जिसे CIA कहा जाता है, तो ये उसके बारे में उसकी कंपोजिशन को बताता है, आर्टिकल 228। उसके बाद कुछ कौन सा आर्टिकल के बारे में डिस्कस है 54 पे, कि विच आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज। जो मिनॉरिटीज रहती हैं पाकिस्तान में, कौन सा आर्टिकल है आइन का जो उनको प्रोटेक्ट करता है? तो वो आपने याद रखना है, आर्टिकल 36 से। आर्टिकल 36 जो है, ये स्पेसिफिकली मिनॉरिटीज के लिए, कि मतलब उनके राइट्स या उनके इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान में फेडरल या प्रोविंसेस में प्रोटेक्ट रहे, तो ये आर्टिकल 36 उनके बारे में है। ठीक है, और आर्टिकल 34 किसके लिए, ये भी आपने याद रखना है दूसरे एग्जाम्स के लिए। फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल लाइफ। मतलब पाकिस्तान में पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन जो है, वो आर्टिकल 34 में डिफाइंड है, ये आपने याद रखना है। तो ये यहाँ पे अहम दूसरा आर्टिकल दिया है ऑप्शन में, जो आपको बता दिया। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी है अभी वो मोनोग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 55 पे, कि विच आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक इंश्योर द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये तो आप सबको पता भी होगा वैसे, कि जिसमें राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी को। तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 19 है। ठीक है, आर्टिकल 19 जो है, जिसमें सेल्फ एक्सप्रेशन या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है एवरी सिटीजन को। तो ये आपने याद रखना है, आर्टिकल 19 में मौजूद है। जब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, उसका आर्टिकल पूछा जाए तो 19 होगा, ये आपने याद रहे। आर्टिकल 16 क्या होता है? ये है फ्रीडम ऑफ असेंबली। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या है? फ्रीडम ऑफ असेंबली होता है, कि मतलब एवरी सिटीजन जो है वो पीसफुली रैलीज प्रोटेस्ट कर सकता है, आर्टिकल 16 के मुताबिक। और आर्टिकल 17 क्या बताता है? आर्टिकल 17 बताता है एसोसिएशंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब वो कोई भी सिटीजन जो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, यूनियन, एसोसिएशन बना सकता है, ये भी आपने याद रखना। और आर्टिकल 19A क्या बताता है? ये हमें बताता है राइट टू इंफॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ से अगर क्वेश्चन आ जाए कि आर्टिकल कौन सा पाकिस्तान का ही आर्टिकल है जो राइट टू इंफॉर्मेशन बताता है, ये 18th अमेंडमेंट 2010 में इंक्लूड किया गया था, आर्टिकल 19A है वो, राइट टू इंफॉर्मेशन।
कि मतलब हर शहरी को हक है कि वो एक्सेस ले सके इंफॉर्मेशन की पब्लिक मैटर्स में या गवर्नमेंट मैटर्स में, टू चेक द अकाउंटेबिलिटी। तो ये आर्टिकल आपने याद रखना। उसके बाद 56 क्वेश्चन क्या है कि द नेशनल फाइनेंस कमीशन, जिसको एनएफसी अवार्ड कहा जाता है, इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ पाकिस्तान। तो एनएफसी जो अवार्ड नेशनल फाइनेंस कमीशन होती है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज टैक्स रेवेन्यू जिसको डिवाइड किया जाता है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, तो यह किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, तो वो आपने याद रखना है आर्टिकल 160 में मौजूद है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 160 में मौजूद है ये एनएफसी अवार्ड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द प्रोसीजर, अच्छा ये 57 पे कि द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज लेड डाउन इन व्हिच आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। के जो अमेंडमेंट अभी भी आप देख रहे हैं कि डिफरेंट अमेंडमेंट की जाती है हमारे आइन में, अभी तक 27 हो चुकी हैं जब तक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ब्रीफली कि आप अमेंड कर सकते हैं आइन में, तो वो है आर्टिकल 239। यह भी एमसीक्यूज आपने याद रखना, आर्टिकल 239, जिसमें एक ब्रीफली बताया गया प्रोसीजर मैकेनिज्म बताया गया है कि भाई 2/3 मेजॉरिटी रूल बिल पास होना चाहिए। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट की जो है ना रजामंदी होनी चाहिए, ये सारी चीजें अमेंडमेंट में देखी जाती है। तो ये आर्टिकल 239 में मौजूद है, ये भी आपने याद रखना है। फिर यहाँ से अभी क्लियर है, क्वेश्चन 58 पे आते हैं। विच आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। कौन सा आर्टिकल है जहाँ पे डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताई गई है पाकिस्तान में कि भाई रियासत जो है वो कैसे किस तरीके से होनी चाहिए? आर्टिकल 9 में, आर्टिकल 6 में, आर्टिकल 7 में, आर्टिकल 8 में। तो आपने याद रखना है आर्टिकल 7 जो है वो बताता है स्टेट के बारे में, जहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, स्टेट की पाकिस्तान में डेफिनेशन आर्टिकल 7 में दी हुई है। आर्टिकल 6 किसको बताता है? आर्टिकल 6 आपने याद रखना है हाई ट्रीजन। ठीक है, हाई ट्रीजन कहा जाता है संगीन गद्दारी को। ठीक है, जो भी बंदा पाकिस्तान से वतन से गद्दारी करेगा तो उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 6 में मौजूद है, ये आपने याद रखना है। बाकी आर्टिकल 9 क्या होता है? ये सिक्योरिटी ऑफ पर्सन है, फंडामेंटल राइट सिक्योरिटी ऑफ पर्सन के लिए, एवरी सिटीजन के लिए आर्टिकल 9। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 59 में आफ्टर इंडिपेंडेंस मोअट्टा प्लेस इन कराची वाज यूज्ड एज। मोअट्टा प्लेस थी आफ्टर इंडिपेंडेंस कराची में, वो किस लिए यूज की जाती थी? प्राइम प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंसी थी, फॉरेन ऑफिस थी, प्रेसिडेंशियल प्लेस थी, गवर्नर हाउस था। तो मोअट्टा प्लेस जो थी ये थी फॉरेन ऑफिस या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए यूज की जाती थी कराची में। इसका बिल्ड किया गया था 1927 में। ठीक है, इंडिपेंडेंस के पास बाद पाकिस्तान में जो है ना आई थी, और इसको किसने बिल्ड करवाया था? सेठ शिवरतन मोहट्टा उसका नाम था। ठीक है, सर शिवरत था। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, मोहट्टा प्लेस इन कराची वाज ओरिजिनली बिल्ट एज समर एज होम बाय सेठ शिवरन चंद्रियातन, उसका कंप्लीट नेम था। इसने जो है ना बिल्ड करवाई थी ओरिजिनली 1927 में। ठीक है, ये आपने याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 61 द रन ऑफ कच्छ लाइज बिटवीन द सिंध। ये बॉर्डर लाइन है रन ऑफ कच्छ के पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। पंजाब हमारा सिंध का एरिया है, इंडिया का पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। ठीक है, तो आपने याद रखना है रन ऑफ कच्छ जो है ये आता है सिंध और गुजरात। सिंध में ये थरपारकर, ये बदीन वाला जो एरिया है वो आता है रन ऑफ कच्छ में, और वहां से आती है गुजरात स्टेट जो है वो आती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है रन ऑफ कच्छ पाकिस्तान और इंडिया में। ठीक है, सॉरी राजस्थान नहीं, गुजरात। दादिया गुजरात और सिंध के बीच में है रन ऑफ कच्छ। 62 क्वेश्चन क्या है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेमियर ऑफ पाकिस्तान टू विजिट चाइना। कि पाकिस्तान के पहले मुस्लिम कंट्री थी जिसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था चाइना को 1951 में, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो कौन थे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम जिन्होंने पहली विजिट की थी चाइना की? इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़, फिरोज खान नून, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, नूरुल अमीन। तो आपने याद रखना है वो थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो थे, उन्होंने विजिट किया था ऑफिशियली चाइना को, और ही वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू विजिट चाइना। ठीक है, ये आपने याद रखना है, हुसैन शहीद।
63 क्या है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बिकेम द फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन टू फ्लाई चाइना। तो पाकिस्तान पीआईए जो है वो पहली नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन थी जिन्होंने मतलब पहले चाइना विजिट किया था। चाइना के लिए गई थी वो कब गई थी? 1968, 1962, 1966 एंड 1964। तो पाकिस्तान की जो पीआई है इन्होंने जो है ना फ्लाइट ली थी चाइना की फर्स्ट, वो ली थी 1964 में अप्रैल के मंथ में। अप्रैल 94 में ये चाइना के लिए गई थी। जो है ना, तो ये आपने याद रखना है। 64 क्वेश्चन क्या है? द बाउंड्री कमीशन डिसीजन वाज फाइनलाइज्ड विदाउट। जो बाउंड्री कमीशन पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद सर रेडक्लिफ जो है ना जिन्होंने बाउंड्री सेट की थी, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो बाउंड्रीज कमीशन का डिसीजन था वो फाइनलाइज किया गया था किसके विदाउट? क्या था ऑप्शन? क्या है? कंसल्टिंग लोकल लीडर्स, कंसीडरिंग सेंसस डेटा, इनपुट फ्रॉम मुस्लिम लीग, विजिटिंग द अफेक्टेड एरिया। मतलब किसके बिना पे वो डिसीजन लिया गया था? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है विजिटिंग द अफेक्टेड एरियाज के अलावा बाउंड्रीज कमीशन का डिसीजन लिया गया था। सर रेडक्लिफ जो थे उन्होंने ये बाउंड्रीज बनाई थी। तो उन्होंने ड्रा किए थे बॉर्डर्स पंजाब के, बंगाल के, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो इनको जो है ना अफेक्टेड जो एरियाज थे उनको उन्होंने जो है ना साइड लाइन कर दिया था, इनको नहीं दिया था कि अफेक्टेड एरियाज कौन से हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। 65 ये भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन से थे? जस्टिस मोहम्मद मुनीर, जस्टिस अब्दुल सत्तार, जस्टिस अब्दुल रशीद, जस्टिस मोहम्मद शाहुद्दीन। तो वो कौन थे? सर अब्दुल रशीद जो थे पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे, जो आपने याद रखना है, जिन्होंने कायदे आजम से भी ओथ लिया था। ये पहले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे। उसके बाद कुछ ईडियम से, अभी इंग्लिश के आए हैं क्वेश्चन 66 पे। द ईडियम द टू गिल्ट द लिली। तो गेट गिल्ट द लिली का क्या मतलब है? टू वेस्ट एफर्ट्स बाय एडिंग अननेसेसरी ऑर्नामेंटेशंस, टू इम्प्रूव समथिंग नेचुरली ब्यूटीफुल, टू पॉलिश गोल्ड एक्सेसिवली, टू एग्जैजरेट स्टोरी। तो गिल्ट द लिली का मतलब होता है कि अपनी एफर्ट्स को वेस्ट करना बाय एडिंग अननेसेसरी ऑर्नामेंटेशंस। ठीक है, मतलब किसी जो है ना, गिल्ड का मतलब क्या होता है? कवर कर देना किसी चीज को। जो है ना, लिली का मतलब होता है कोई ब्यूटीफुल एलिगेंट फ्लावर वगैरह। तो किसी चीज को इंटायरली रिडंड वेस्ट कर देना, स्पॉइल कर देना बाय जो है ना ओवर डिकोडिंग करके। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है। यह वैसे किस किताब से ली गई थी? तो वेस्ट द एफर्ट्स बाय एडिंग अननेसेसरी ऑर्नामेंटेशन इसको कहा जाएगा। इस इडियम का मतलब ये आपने याद रखें। सेकंड इडियम क्या है? टू थ्रो वन स्केप ओवर द विंड मिल्स। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन क्या है? टू एक रेकलेसली विदाउट कंसिडरिंग द consequences, टू चैलेंज अथॉरिटी बोल्डली, टू abandon द टास्क मिडवे, टू सेलिब्रेट विक्ट्री प्रीमेच्योरली। तो थ्रो वन स्केप ओवर विंड मिल का क्या मतलब होता है? इसका होता है कि मतलब रेकलेसली जो है ना, केयरलेसली एक्ट करना, जब आपको पता नहीं हो कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, आप कॉन्सिक्वेंसेस को कंसिडर ना करें। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, टू एक्ट रेकलेसली विदाउट कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब आपने जो है ना कोई क्या कहते हैं रिस्क या एडवेंचर ले लिया और आपको फ्यूचर के डेंजर का आइडिया ना हो कि भाई क्या होगा या लोग क्या सोचेंगे। आपने बस रेकलेसली या अपने इमोशंस को या केयरलेसली कोई चीज ऐसे कर दी जिसके फ्यूचर में इंतहाई खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं, और उनको आपने फॉलो अप नहीं लिया, तो इसलिए ये इडियम यूज किया जाता है। टू थ्रो वन स्केप ओवर विंड मिल्स, टू एक्ट रेकलेसली विदाउट कंसिडरिंग द consequences। 68 क्वेश्चन क्या है? टू द फ्रेज टू सेंड समवन टू कोवेंट्री। तो सेंड समवन कोवेंट्री का क्या मतलब होता है? ऑप्शन क्या है? कि टू एक्साइल समन अब्रॉड, टू डेलिबरेटली इग्नोर और ओस्टराइज समन, टू पनिश समन सेवियरली, टू प्रमोट समन अनएक्सपेक्टेडली। तो आपने याद रखना है, तो सेंड समन कोवेंट्री का मतलब होता है टू डेलिबरेटली इग्नोर समन, मतलब जानबूझ के किसी को जो है ना उससे कम्युनिकेशन खत्म करना, इग्नोर करना। लाइक अ सिटिंग डक, ये भी इडियम आता है इसके लिए। तो उसके लिए ये इडियम यूज किया जाता है, फ्रेज यूज किया जाता है, टू सेंड समन कोवेंटरी, टू डेलिबरेटली इग्नोर समन। 69 क्वेश्चन क्या है? द फ्रेज टू राइड रफ शोल्ड ओवर मीन्स। टू राइड रफ शोल्ड ओवर मीन्स का क्या मतलब होता है? टू डोमिनेट और ट्रीट अदर हार्शली विदाउट रिगार्ड, टू ट्रेवल रेकलेसली ऑन हॉर्स बैक, टू इग्नोर रूल्स ऑफ एटिकेट, टू एक्ट विद एक्सट्रीम caution। तो ये भी आपने याद रखना है। टू राइड रफ शोल्ड ओवर का मतलब होता है
किसी चीज को डोमिनेट करना या ट्रीट करना जो है ना, बहुत ही खतरनाक तरीके से, हार्श तरीके से, जिसमें आपको पछतावा वगैरह ना हो। तो उसके लिए ये यूज किया जाता है, टू राइड रफ, रफ शोड ओवर। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है इसका? ये ऑप्शन 69 का करेक्ट होगा। 70 का है, इफ समन शोइंग द वाइट फीदर्स, वाइट फीदर्स अगर दिखा रहा है तो उसका क्या मतलब होगा? डिस्प्लेस डिस्प्लेइंग करेज, शोइंग cowardice, pretending टू बी इनोसेंट, सिग्नलिंग द सरेंडर इन बैटल। ठीक है, तो जो वाइट फीदर्स दिखाता है तो आपने याद रखना है उसका मतलब होता है डरपोक। ठीक है, शोइंग cowardice उसे कहा जाता है। ठीक है, डरपोक को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 71 पे क्या है? टू इडियम, टू थ्रो वंस हेड इन द रिंग, to withdraw from competition, to announce one's candidacy or willingness to compete, to surrender the defeat, to celebrate the victory prematurely। तो ऐसे इडियम का क्या मतलब होता है? जो टू थ्रो वंस हेट इन द रिंग का मतलब होता है, मतलब अनाउंस करना अपनी विलिंगनेस कॉम्पिटिशंस के लिए। ठीक है? किसी चीज के लिए कंपटीशन है, कोई भी चीज है, उसके लिए आपने अपनी विलिंगनेस दिखाई, उसके लिए यह इडियम यूज किया जाता है, टू थ्रो वंस हेट इन द रिंग। ठीक है, यह आपने याद रखना है आंसर। उसके बाद 72 पे क्या है? इडियम अ लोड ऑफ कोबलर्स। अ लोड ऑफ कोबलर्स का क्या मतलब होता है? ये भी आपने याद रखा, गुड न्यूज, वेरी फेमस, रबिश, नन ऑफ दिस। अ लोड ऑफ कोबलर्स का मतलब होता है रबिश। रबिश नॉनसेंस के सेंस में हो, ठीक है, लायर के सेंस में हो, इसके लिए ये यूज किया जाता है, लोड ऑफ कोबलर्स। ये तो यार स्लैंग वगैरह है इंग्लिश में, उसके लिए रबिश आपने याद रखें। 73 पे क्या है? टू स्लीप विद द फिशेस। टू स्लीप विद द फिशेस, इस इडियम का क्या मतलब होता है? टू स्लीप पीसफुली, टू मेक एब्सर्ड एक्सक्यूजेस, टू बी डेड, ऑलवेज बी इन अ ड्रीम वर्ल्ड। टू स्लीप विद द फिशेस का मतलब होता है टू बी डेड, आपने याद रखना है। ठीक है, स्लीपिंग विद द फिशेस इसका मतलब होता है द पर्सन हैज बीन किल्ड या मर्डर्ड, तो ये आपने याद रखना है, टू बी किल्ड। यहाँ तक करते हैं फर्स्ट सीरीज में, फिर नेक्स्ट में 74 से क्वेश्चन से शुरू करेंगे।